dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is the first video of the chapter cash flow statement. आज मैं आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करा रही हूँ। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें फ्लो ऑफ कैश के बारे में बताती है। फ्लो मीन्स कि इनफ्लो हो रहा है बिजनेस के अंदर या आउटफ्लो हो रहा है किसका, कैश का। कैश का मतलब यहाँ पर सिर्फ कैश से नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है ये देखिए, कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, चेक आता है, ड्राफ्ट्स आता है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी होती है जिनको हम मार्केट में जाकर जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में बताती है। कैश मीन्स यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। तो कंपनी तीन तरह की एक्टिविटीज करती है, एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो वो तीनों से क्या इनफ्लो हो रहा है या क्या आउटफ्लो हो रहा है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है और इन्वेस्टिंग में क्या आता है और फाइनेंसिंग में क्या आता है। पहले आपकी डीके गोयल की बुक में 6.4 पेज पर दिया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कि कंपनी क्या करती है, कैश रिसीव करती है सेल ऑफ गुड्स से एंड सर्विसेज से। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, वो गुड्स को बेचते हैं। जब गुड्स को बेचेंगे तो क्या होगा, इनफ्लो होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा, चेंज आएगा। तो इनफ्लो मतलब पैसा आएगा, उसको इनफ्लो कहेंगे। अगर कई कंपनीज ऐसी होती हैं या कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो गुड्स नहीं बेचती, वो सर्विसेज देती हैं, तो सर्विसेज को सेल कर जो पैसा आता है उसको हम इनफ्लो कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कंपनी क्या करती है, रॉयल्टी रिसीव करती है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने कोई ठेके पर कोई अपनी एसेट दे रखी है, किसी को लीज के ऊपर दे रखी है, तो कंपनी को रॉयल्टी मिलेगी, फीस मिलेगी या फिर उनको कमीशन मिलेगी। तो या किसी के लिए उन्होंने काम किया तो कमीशन मिलेगी। तो ये सारी जो पैसा आता है कंपनी के पास उसको इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। इसी तरह कंपनी डेटर से जब पैसा रिसीव करती है या बिल रिसीवेबल से बिल के अमाउंट पे रिसीव करती है तो वो कंपनी के लिए इनफ्लो ऑफ कैश है। अब ये इनफ्लोस मैंने बताया। आउटफ्लोस में क्या आएगा कि जब हम एक बिजनेसमैन क्या करता है, परचेज करता है गुड्स को या सर्विसेज लेकर उसको पैसा देता है, तो वो कंपनी को क्या होता है, आउटफ्लो होता है, कैश चला जाता है, तो उसको आउटफ्लो ऑफ कैश कहते हैं। इसी तरह जब क्रेडिटर को पेमेंट की जाती है या बिल पेबल की पेमेंट की जाती है तो आउटफ्लो ऑफ कैश है। कंपनी क्या करती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करती है, जैसे वेजेस देती है, सैलरी देती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारा आउटफ्लो ऑफ कैश है। ठीक है, तो अब आपको मैं यहाँ पर ये बता ही देती हूँ कि इनफ्लो का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताइए पहले, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है। जैसे कंपनी क्या करती है, सेल करती है गुड्स एंड सर्विसेज को। सेल का मतलब यहाँ पर कैश सेल से, क्रेडिट सेल आती ही नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इनफ्लो कैश हो रहा है, कैश आ रहा है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, तो ये कैश इनफ्लो है। इसी तरह हम कैश रिसीव करते हैं, जैसे रॉयल्टी, किसी को हमने लीज पर हमने कोई जमीन दे रखी है तो रॉयल्टी मिलेगी, फीस मिलेगी हमें या कोई कमीशन मिलती है, तो ये सारी हमारी क्या है, कैश इनफ्लोज है, पैसा आ रहा है। इसी तरह जिस तरह हम डेटर को पहले उधार सामान बेचा था तो आज हमें कैश रिसीव हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल में दोनों आ जाते हैं, डेटर्स भी आ जाते हैं, बिल रिसीवेबल भी आ जाता है। जब हमें कैश रिसीव होगा तो वो हमारा इनफ्लो ऑफ कैश है। अब आउटफ्लो ऑफ कैश ये एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जो हमारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फाइनेंशियल कंपनीज नहीं है, नॉर्मल कंपनीज के लिए है इनफ्लो। और आउटफ्लो भी ये नॉर्मल कंपनीज के लिए बता रही हूँ। जैसे कोई कैश परचेज किया है, गुड्स एंड सर्विसेज ली है हमने, तो उसके बदले में हमने कैश आउटफ्लो किया है, तो वो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। सेम इसी तरह जिस तरह हम क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं, ट्रेड पेबल में दोनों आ जाते हैं, क्रेडिटर और बिल पेबल जब पे करते हैं तो आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे अभी मैंने बताया, वेजेस दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं, सेलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। उनकी पेमेंट करने से जो हमारे आउटफ्लो ऑफ कैश होता है वो इसके अंदर आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने जो पिछला चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज, उसमें भी आपको पता ही होगा कि मैंने बताया था कि कौन कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, तो उनको छोड़कर जो बच जाते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अगर कंपनी इनकम टैक्स क्या करती है, पे करती है, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है, जो डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस की होती है, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि बिजनेस में उधार नहीं होता, बिजनेस में उधार भी होता है, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ
हमने इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना है और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना है। हमने क्रेडिट वाली आइटम्स इसके अंदर लेनी ही नहीं है। पर कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी तो होती है ना, कई ऐसी कंपनीज भी तो होती है ना जिनका काम क्या होता है, फाइनेंस करना होता है। अब फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं उनको, उनके लिए इनफ्लो क्या होगा और आउटफ्लो क्या होगा मैं अलग से बता रही हूँ कि जैसे ये कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज क्या करती हैं, ये फाइनेंस करती हैं, लोन देती भी हैं। तो लोन देती हैं तो उनको क्या मिलेगा, और उनको इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी को। जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कंपनी को तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। डिविडेंड कब मिलेगा, मान लीजिए यही फाइनेंशियल कंपनीज किसी दूसरे कंपनीज के शेयर परचेज कर लेती है तो कंपनी को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। सेकेंड आता है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कभी कभी ये इन्वेस्टमेंट को बेच भी देती हैं, तो इन्वेस्टमेंट को बेचकर जो पैसा आएगा वो क्या है, जैसे इन्होंने पहले पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, अब इन्होंने बेच दिया तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी का इनफ्लो ऑफ कैश है। उसके अलावा नंबर थर्ड आता है लोन एंड एडवांसेस रीपेड बाय थर्ड पार्टी। कंपनी ने किसी को लोन दिया था पहले, तो वो बंदों ने कंपनी को क्या किया है, लोन की वापसी की है। तो लोन की जब वापसी करेंगे तो कंपनी को इनफ्लो ऑफ कैश होगा, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो फाइनेंशियल कंपनीज क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती हैं। तो कंपनी ना केवल लोन प्रोवाइड करती है बल्कि लोग इनके पास पैसा जमा भी करते हैं। तो कंपनी जब लोन प्रोवाइड करती है तो कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा उनके ऊपर, लोन के ऊपर। डिविडेंड कब होगा, जब कंपनी क्या करती है, किसी दूसरी कंपनी की शेयर्स परचेज करती है तो कंपनी को डिविडेंड रिसीव होगा, ये इनफ्लो है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब इस कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया तो जो पैसा मिलेगा बेचकर वो इनफ्लो ऑफ कैश है। इसी तरह जब कंपनी ने लोन एंड एडवांसेस दिए थे, बाहर पब्लिक को दिए थे, किसी इंस्टीट्यूशन को दिए थे, तो क्या हुआ, किसी बैंक को दिए थे, किसी को भी लोन एंड एडवांस दिया था तो आज वो वापसी कर रहे हैं कंपनी की, फाइनेंशियल कंपनी की, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। अब फाइनेंशियल कंपनी के लिए आउटफ्लो ऑफ कैश क्या है, जब कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। किसको पे करेगी, कंपनी ने अगर मान लीजिए लोन लिया है किसी से, फाइनेंशियल कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी उस पर क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज क्या करती है, कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटीज परचेज करती है, कोई इन्वेस्टमेंट कर लेती है तो कंपनी का क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश है। ठीक है। लोन एंड एडवांसेस टू थर्ड पार्टीज, कंपनी जब लोन एंड एडवांसेस देती है बाहर वालों को तो कंपनी को आउटफ्लो, कंपनी का कैश क्या हो जाता है, आउटफ्लो हो जाता है। आउटफ्लो ऑफ कैश है, कंपनी का कैश क्या आता है, बाहर जाता है। तो यानी कि अभी आपने सिर्फ ये नहीं समझना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश वर्ड आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका चेक आ जाता है, ड्राफ्ट आ जाता है, और क्या आ जाता है आपका, चेक के अलावा जो हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जो डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस में कंपनी जनरेट करती है वो आती है। ना केवल इनकम जनरेट होती है बल्कि कंपनी के एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये आ जाता है। उसके बाद आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको इतना बता देती हूँ कि कंपनी कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करती है, अपनी एसेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वैसे मैं बता देती हूँ, लेकिन यह कि आपको धीरे धीरे इस तीनों एक्टिविटीज दोबारा से सिखाऊंगी। अब लिख लीजिए बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कंपनी ने पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी एसेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है। तो कंपनी जब पैसा इन्वेस्ट करती है तो कंपनी अगर पैसा मतलब एसेट परचेज कर रही है तो वो आउटफ्लो है, और एसेट को क्या कर देती है, सेल कर देती है, तो वो कंपनी के लिए आउटफ्लो है। सॉरी, जब कंपनी परचेज करती है एसेट को तो कंपनी का आउटफ्लो है, पैसा बाहर गया, और जब सेल करती है इन्वेस्टमेंट को तो वो कंपनी का क्या है, इनफ्लो है। इसी तरह कोई भी एसेट परचेज करिए जो फिक्स एसेट है वो कंपनी के लिए आउटफ्लो है, सेल करती है तो इनफ्लो है। तो अब लिख लीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस के अंदर। कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करती है, कंपनी अपनी एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करती है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो पॉइंट्स आते हैं, एक कैश इनफ्लो और एक कैश आउटफ्लो। इनफ्लो में क्या आता है अभी मैंने बताया, जैसे कंपनी ने एसेट बेच दी तो कंपनी का इनफ्लो होगा और कैश का इनफ्लो होगा, और कंपनी क्या कर देगी, जब अपनी एसेट को बेच देगी तब तो पैसा आएगा, वो इनफ्लो है। जब खरीदेगी तो जाएगा। लिख लीजिए नंबर 1, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। कंपनी फिक्स एसेट को बेच देगी, जैसे लैंड है वो बेच दी, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, टाइपराइटर बेच दिया तो वो क्या है, इनफ्लो है, पैसा कंपनी के पास आएगा।
नंबर 2 लिखिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचकर जो पैसा आएगा वो कंपनी की कैश इनफ्लो है। ठीक है, कैश इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है। कैश मतलब यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। थर्ड पॉइंट आता है बेटा इंटरेस्ट रिसीव होगा। कंपनी ने मान लीजिए किसी कंपनी के दूसरी कंपनी के क्या ले रखे हैं, डिबेंचर्स ले रखे हैं। तो कंपनी की वो इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होगा ऑन डिबेंचर्स। मैं इंटरेस्ट पेड नहीं कह रही, इंटरेस्ट रिसीव होगा डिबेंचर्स पर। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपना पैसा इन्वेस्ट डिबेंचर में कर रखा है, किसी कंपनी के डिबेंचर ले रखे हैं, तो कंपनी को डिबेंचर के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट रिसीव जो है वो क्या है, कंपनी की कैश इनफ्लो है। इसी तरह कंपनी को डिविडेंड रिसीव होता है ओन शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के क्या कर रखे हैं, शेयर्स परचेज कर रखे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट के रूप में कर रखे हैं। तो कंपनी को शेयर्स के ऊपर क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो ये क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है। इसी तरह कैश आउटफ्लोस की बात कर रही हूँ। परचेज ऑफ एसेट, जिस तरह एसेट बेची थी तो इनफ्लो था, परचेज ऑफ फिक्स एसेट होगी तो कंपनी का क्या होगा, पैसा बाहर जाएगा। तो ये परचेज ऑफ एसेट कंपनी के लिए क्या है, आउटफ्लो है। उसी तरह नंबर 2 परचेज ऑफ कंपनी परचेज कर लेती है इन्वेस्टमेंट को। जिस तरह सेल की थी इन्वेस्टमेंट को तो क्या था, वो इनफ्लो होता। तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाए तो वो कंपनी के लिए आउटफ्लो ऑफ कैश है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ कि कंपनी मान लीजिए लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस दे रही है। लोन एंड एडवांसेस अगर तो रीपेड हो रहे हैं, रीपेड का मतलब लोग वापस कर रहे हैं कंपनी को, तो ये तो इनफ्लो है, वापस आ रहा है पैसा। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस कह रही हूँ मैं वो नहीं कह रही, मैं लोन कर लायबिलिटी वाले लोन नहीं कह रही, मैं वो लोन कह रही हूँ, लोन एंड एडवांसेस जो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है। कंपनी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस अगर दे रही है वो कंपनी के लिए आउटफ्लो है। लोन एंड एडवांसेस गिवन, जो कंपनी ने लोन दिया है, लोन एंड एडवांसेस दिया है, तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश है। और जो कंपनी को वो वापस कर रहे लोन एंड एडवांसेस, वो कंपनी के लिए इनफ्लो है। मैं वो नहीं कह रही नॉन करंट लायबिलिटी वाले लोन की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स नहीं कह रही मैं। जो हमारी नॉन करंट एसेट, आपको पता है ना कि नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है, एक तो फिक्स एसेट टेंजिबल इंटेंजिबल आती है, एक लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आते हैं, और एक आती है करंट एसेट, आपको पता है। तो मैं यहाँ पर ये वो वाले लोन एंड एडवांसेस कह रही हूँ। अगर तो कंपनी लोन एंड एडवांसेस देगी तो क्या होगा, कंपनी को कैश आउटफ्लो होगा। अगर लोन एंड एडवांसेस कंपनी क्या करेगी, कंपनी वापिस लेती है तो वो उसका पैसा आएगा, तो वो इनफ्लोज है। ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी क्या करती है, कैश पेमेंट करती है एक्वायर शेयर करने के लिए, खरीदने के लिए। लिखिए कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर। कंपनी कैश पेमेंट करती है टू एक्वायर शेयर को खरीदने के लिए। कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, शेयर किसी और कंपनी के शेयर खरीद रही है, तो ये कंपनी का क्या है, ये कैश आउटफ्लो है। और अगर कंपनी क्या करती है, कैश रिसिप्ट करती है, अपने शेयर्स बेच देती है। ये तो मैंने बता ही दिया कि कंपनी अगर मान लीजिए शेयर्स बेच देती है वापिस, मतलब लिखिए कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। कंपनी ने अपने शेयर जो कहीं लगा रखे थे, पैसा लगाया होगा, शेयर्स खरीदे हुए थे, उनको बेच दिया, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश होगा। ये वो शेयर्स है बेटा जो एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रखे हुए हैं। समझ आ गया? ठीक है, अगर मैं यही बता रही हूँ, इन्होंने लिखा कैश रिसीप्ट और एडवांसेस, ये मैंने बता दिया कि जो उन्होंने एडवांसेस दिए तो वो वापस आ गए हैं, तो ये आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ये जो है हमारा क्या है, इनफ्लो कैश है। तो क्लियर हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, जो एसेट को खरीदने से आया, जो पैसा गया वो आउटफ्लो है। और हम ना केवल यहाँ पर फिक्स एसेट में दोनों तरह की एसेट आ जाती है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। सेल पर पैसा आता है, परचेज पर पैसा जाता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेचकर जो पैसा आएगा वो इनफ्लो है, और जो खरीद कर पैसा जाएगा वो आउटफ्लो है। अगर डिबेंचर कंपनी ने इशू नहीं किए, कंपनी ने खुद डिबेंचर लिए हुए है किसी दूसरी कंपनी के, तो उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इनफ्लो ऑफ कैश है। और अगर कंपनी ने शेयर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लिए हुए हैं तो कंपनी को डिविडेंड मिलेगा, वो भी इनफ्लो ऑफ कैश है।
लोन एंड एडवांसेस जो कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को या किसी को भी दिए थे, थर्ड पार्टी को दिए थे, उसकी वापसी हो रही है तो वो इनफ्लो ऑफ कैश है। इसी तरह जो कंपनी ने शेयर पहले ले रखे थे वो क्या कर दिया, उसको बेच दिया, तो कंपनी को इनफ्लो होगा, पैसा आएगा। अब यहाँ पर क्या, कंपनी ने अगर लोन दिए, एडवांसेस दिए तो पैसा जाएगा, और कैश पेमेंट एक्वायर शेयर्स, मान लीजिए कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हैं तो उनको क्या होगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो कंपनी, ये वाली कंपनी जो है जिन्होंने पैसा दिया है, इन्वेस्ट किया है शेयर्स की फॉर्म में, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। अब चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी फाइनेंस किस में करती है, कंपनी फाइनेंस करती है शेयर्स में। फाइनेंस का मतलब लोन के रूप में भी, ना केवल शेयर्स की बात करो बल्कि हम लॉन्ग टर्म डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी क्या करती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी करती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी को किस तरह से इनफ्लो होता है और किस तरह आउटफ्लो होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कंपनी अगर शेयर करती है, इशू डिबेंचर भी इशू करती है और शेयर भी इशू करती है, तो उससे कंपनी का कैश इनफ्लो होता है। और कंपनी क्या करती है, अगर शेयर्स की रिडम्पशन कर देती है तो कैश क्या हो जाता है, आउटफ्लो हो जाता है। तो लिखिए जरा, कैश इनफ्लो में इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। इसी तरह कभी कंपनी क्या करती है, इशू ऑफ डिबेंचर्स करती है, इशू ऑफ डिबेंचर्स आ जाए, या कंपनी इशू ऑफ डिबेंचर के अलावा कंपनी क्या करती है, रेज कर लेती है लोन को, तो ये कंपनी का क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है। लिखिए नंबर 3, लोन रेज, कंपनी लोन लेती है तो कंपनी का जो है इनफ्लो ऑफ कैश है, लोन रेज कर रही है। लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म लोन ले ले कंपनी या शॉर्ट टर्म ले ले, वो कंपनी के लिए दोनों ही क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे, ये देख लेना, ठीक है। इसी तरह कंपनी क्या करती है, बैंक ओवरड्राफ्ट में उनका बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या, वो मैंने आपको बता रखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जब हमारे, मान लीजिए कंपनी के अकाउंट में क्या है, पैसा 1 लाख है और कंपनी उनसे ज्यादा ले लेती है पैसा, जैसे 1,20,000 लेती है, तो 20,000 जो हमने फालतू लिया है वो ओवर ड्राफ्ट है, तो 20,000 फालतू लिया, अगर बढ़ गया ओवरड्राफ्ट तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। इसी तरह कैश क्रेडिट भी क्या होता है, हम कंपनी वाले, बैंक वालों से क्या कर लेते हैं, एक लिमिट कर लेते हैं कि हम इतना कैश क्रेडिट लेंगे। 5 लाख मानो ले लिया, वो उनकी मर्जी है 5 लाख एक ही टाइम में ले या ना, वो पहले 2 लाख ले लिया, फिर 2 लाख ले लिया, फिर 1 लाख ले लिया, तो कंपनी को जो कैश क्रेडिट इंक्रीज हो गया, बैंक से उन्होंने लिया, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। दोबारा बताती हूँ, जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो कंपनी को इनफ्लो ऑफ कैश है, पैसा आ रहा है। डिबेंचर इशू करके, डिबेंचर को इशू करके कंपनी को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। कंपनी लोन लेती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन ले चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन ले, तो इससे इनफ्लो ऑफ कैश होता है। इसी तरह कंपनी का बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट में कंपनी के अकाउंट में पैसे कम होते हैं पर वो बैंक से ज्यादा पैसे ले लेते हैं, तो फालतू पैसे ले लिए, किसी किसी को ये फैसिलिटी मिलती है बैंक के द्वारा, तो ये ओवरड्राफ्ट लिया, ज्यादा ले लिया, जितना अकाउंट में उससे ज्यादा ले लिया, तो ये ओवरड्राफ्ट है, तो इनफ्लो ऑफ कैश है। इसी कैश मतलब यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बार बार एक ही बात बता रही हूँ। कैश क्रेडिट में क्या होता है, कंपनी जो है बैंक वालों से पहले कैश क्रेडिट की लिमिट बनवा लेती है कि हम इतना पैसा निकालेंगे, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग निकालते जाते हैं, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या है, इनफ्लो कैश है। अब चलते हैं हम आउटफ्लो की तरफ, कि आउटफ्लो में क्या आएगा, जैसे कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तब तो इनफ्लो था, लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करती है, पेमेंट कर देती है फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स, कंपनी अपने शेयर वापस ले लेती है, तो आउटफ्लो है बाय बैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपने ही शेयर्स को क्या कर रही है, वापस ले रही है, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये कंपनी क्या कर रही है, उनकी पेमेंट कर रही है, तो पेमेंट करने से आउटफ्लो होगा। इसी तरह कंपनी क्या करती है, अपने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रिडीम कर देती है, पेमेंट कर देती है, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। लिख लीजिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर की क्या कर रही है, रिडम्पशन कर रही है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, पेमेंट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब तो कंपनी ने क्या किए थे, डिबेंचर इशू किए थे, तब तो वो क्या था, कैश इनफ्लो था। अगर अब कंपनी रिडम्पशन कर दे किसकी, अपने डिबेंचर होल्डर्स की, तो कंपनी का कैश आउटफ्लो होगा, तो ये आउटफ्लो में आएगा। इसी तरह आता है रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर कंपनी लोन लेती है तो वो इनफ्लो है,
अगर कंपनी उन लोन की वापसी करती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, तो वो कंपनी के लिए आउटफ्लो है। तो वो कहाँ आएगा, ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। समझ आ गया। मीन जब पैसा ले रही है तो वो इनफ्लो है, जब पैसा दे रही है, रिडम्पशन कर रही है, पेमेंट कर रही है, तो वो आउटफ्लो है। इसी तरह मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होता है तो वो इनफ्लो है, अगर डिक्रीज हो जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो ये इससे पैसा जा रहा है तो ये आउटफ्लो है। ठीक है, कैश क्रेडिट कम हो रहा है तो उसमें क्या आ रहा है, आउटफ्लो आ रहा है। इसी तरह जैसे कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे तो डिबेंचर होल्डर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो ये इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी, वो कंपनी के लिए क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपको पता ही है लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स मीन्स चाहे वो डिबेंचर्स हो चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, वो सारे आ जाते हैं। वो कंपनी के लिए आउटफ्लो ऑफ कैश है। इसी तरह लिखिए, कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को थोड़े टाइम बाद उनको डिविडेंड देना होता है, तो डिविडेंड ऑन शेयर जो है कंपनी के लिए आउटफ्लो कैश है। अभी और भी हैं पॉइंट्स, वो मैं आपको बता देती हूँ। लिखिए जरा, कैश आउटफ्लो के अंदर 2-3 पॉइंट्स अभी रह रहे हैं आपके कैश आउटफ्लो के। तो लिखिए, कंपनी जब क्या करती है, इंटरम डिविडेंड देती है, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड देती है, तो लिख रहे हैं पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड जब देती है, इंटरम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है, वो उनको हम इंटरम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी जो ये पेमेंट करती है वो आउटफ्लो कैश है। इसी तरह अगर कंपनी पेमेंट कर देती है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या है, जो कंपनी की कमेंसमेंट से पहले के खर्चे होते हैं उनको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, या फिर हमें और क्या पे करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू करने के खर्चे होते हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस जो है, इससे कंपनी का पैसा बाहर जाता है। या स्टैंप ड्यूटी हो गई, स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, वो हमारी जो है क्या है, आउटफ्लो कैश है। रजिस्ट्रेशन ड्यूटी देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस अपने रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है, तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इवन की पेमेंट होती है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट जो कंपनी ने लिया था उसके ऊपर कंपनी को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इवन की कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है ऑन शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर भी, ना केवल लॉन्ग टर्म लोन पर, बल्कि कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर भी जो पेमेंट करनी पड़ती है इंटरेस्ट की, वो क्या है, कैश आउटफ्लो है। तो आपको समझ आ गया क्या कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है। फाइनेंसिंग में कंपनी जो फाइनेंस करती है, कंपनी क्या फाइनेंस करती है, शेयर इशू करती है तो इनफ्लो है, डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी के लिए इनफ्लो ऑफ कैश है डिबेंचर, और कंपनी लोन रेस करती है तो ये कंपनी के लिए फायदा है, पैसा आता है। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट, चाहे लोन कौन सा हो, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, तो पैसा आया है कंपनी को, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। इसी तरह जब कंपनी बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज करती है, कैश क्रेडिट इंक्रीज करती है, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है। और आउटफ्लो में मैंने बताया पैसा कहाँ कहाँ जाता है कंपनी का। जैसे कंपनी क्या करती है, रिडम्पशन करती है अपने डिबेंचर होल्डर्स की, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मनी देती है तो वो उसके अंदर आ जाता है। या कंपनी ने लोन की वापसी करी है, चाहे शॉर्ट टर्म लोन है चाहे लॉन्ग टर्म लोन है, तो भी ये आउटफ्लो कैश है। इसी तरह कंपनी क्या करती है, बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज कर देती है, मीन्स मनी वापस कर दी है, कैश क्रेडिट को डिक्रीज कर दिया मीन्स मनी वापस कर दी, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। इसी तरह कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर पे करे चाहे लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर पे करे, बैंक ओवरड्राफ्ट में पेमेंट करे या फिर किसके ऊपर पेमेंट करे, कैश क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है, तो ये आउटफ्लो कैश है। इसी तरह कंपनी कई तरह के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करती है, जैसे शेयर इशू करने के एक्सपेंसेस होते हैं। कभी कंपनी इंटरम डिविडेंड दे रही है शेयर होल्डर को, वो भी इसके अंदर आउटफ्लो कैश में आएगा। इसी तरह कंपनी क्या दे रही है, कंपनी प्रपोज डिविडेंड दे रही है, लिख लीजिए प्रपोज डिविडेंड ऑन शेयर्स। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड पे किया जाता है। प्रपोज डिविडेंड होता क्या है, जो कि कंपनी प्रपोज करती है अपने शेयर होल्डर को कि आपको डिविडेंड दिया जाएगा। करंट ईयर का नहीं मैं बता रही, प्रीवियस ईयर का जो पे किया जाता है
वो आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो अभी हमने क्या किया बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट समझा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम फ्लो ऑफ कैश को देखते हैं। कैश मीन्स कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो 3 तरह की एक्टिविटीज की जाती है कंपनी के द्वारा, एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बेटा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड डैश। डैश मतलब वो जो ईयर दिया होगा क्वेश्चन में हमने वो लिखना है। अच्छा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनता है, तो आप लिखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और कौन से मेथड से हम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड से। सबसे पहले फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये अमाउंट के 2 कॉलम क्यों बनाए, क्योंकि अगर एक एक्टिविटी खत्म होगी तो हमारा जो टोटल है इस अमाउंट में जाएगा। मतलब क्योंकि हमने 3 एक्टिविटी सीख ली है इसके अंदर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखा रही हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जो डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस में बिजनेस करता है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो जो अमाउंट होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर एडजस्टमेंट करनी है हमें नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश आइटम कौन सी होती है, जिससे कैश बाहर नहीं जाता। अब जैसे डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन से कैश तो बाहर नहीं जाता। जैसे कोई भी रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर रिटर्न ऑफ हो रहा है, जितने भी रिटर्न ऑफ हैं ये सारे जो यहाँ तक है आपके, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे रिटर्न ऑफ है, तो इससे भी पैसा बाहर नहीं जाता। और जो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसके ऊपर क्रिएट करते हैं, डेटर्स के ऊपर। तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये नॉन कैश आइटम है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम वो आइटम्स होती है जो रूटीन में नहीं होती। नॉन ऑपरेटिंग आपको याद होगा जब मैंने रेशो वाला चैप्टर कराया था तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स बताई थी कि कौन कौन सी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती हैं, वो मैंने आपको वहां लिखवाया था। मैंने फिर भी यहाँ पर लिखा है, जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट। ये अभी आपको ना मैं एक कोड वर्ड यूज कर रही हूँ तो आपको इजिली याद हो जाएगा। किसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे, लिखिए DLWIP, ऐसे याद रखो। पहले DLWIP हमने ऐड करना है। D फॉर, ध्यान से सुनिएगा, D फॉर, जैसे DLWIP के लिए मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस, कि दिल्ली में काम चल रहा है, ऐसे समझ लो। DLWIP कि दिल्ली वर्क इन प्रोग्रेस, कि दिल्ली में क्या हो रहा है, काम चल रहा है। तो ऐसे याद कर लो। एड में हम D फॉर डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। डेप्रीसिएशन इसलिए ऐड किया जा रहा है क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, ठीक है। L फॉर, आप देखिए L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कि जब हम एसेट बेचते हैं, मान लीजिए 5 लाख वाली एसेट हमने 4 लाख में बेची तो 1 लाख का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वो लॉस कभी कभी होने वाला है, इसको हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर हम इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कम रेट पर बेच रहे हैं, 3 लाख वाली हम 2,70,000 में बेच रहे हैं, तो 30,000 का लॉस है, ये कभी कभी होने वाली हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। यानी नॉन ऑपरेटिंग हमारा लॉस है, एक तरह से एक्सपेंस है हमारा लॉस। तो हम ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम को क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। बच्चे पूछते हैं मैम आप ऐड क्यों कर रहे हो, ये तो एक्सपेंस है। मैं कहती हूँ इसने हमारे प्रॉफिट को, ये सारे एक्सपेंसेस ने हमारे प्रॉफिट को कम किया हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट में से हमारे एक्सपेंसेस माइनस हुए होंगे ना, तो हम उसको बढ़ाने के लिए ऐड बैक करते हैं। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि हमने कौन सी एक्टिविटी करनी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन ऑपरेटिंग आइटम ने हमारे प्रॉफिट को कम किया, तो उसको बढ़ाने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं। एक तो आया डेप्रीसिएशन, एक आया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब आता है W, यहां तक, यहां से लेकर आप W देखिए सारे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे शेयर इशू करने के एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, जैसे हम जो भी स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे करते हैं, तो ये सारे जो रिटर्न ऑफ हो रहे हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर आ गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर के अलावा लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर होता है, या हमारा क्या होता है, प्रीमियम पेबल होता है। किसके ऊपर पे करते हैं हम प्रीमियम, वो पे करते हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, वो आ जाए। गुडविल रिटर्न ऑफ आ जाए, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ आ जाए, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ आ जाए,
पेटेंट्स रिटर्न ऑफ के अलावा बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गया, शेयर इश्यू एक्सपेंसिव रिटर्न, जितने भी डब्ल्यूज हैं, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर डब्ल्यू ये है डब्ल्यू, जितने भी डब्ल्यूज में जितने भी रिटर्न ऑफ है वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चाहे हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पर पे करें, चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर पे हो, चाहे हम इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट पर पे करें, इंटरेस्ट पे करते हैं कैश क्रेडिट पर, तो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, इसीलिए इसने हमारे प्रॉफिट को कम किया हुआ, तो हम इसको ऐड बैक करते हैं क्योंकि हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, अब P4 क्या होता है ये ध्यान रखना, DL आपको समझ आ गया, WBI समझ आ गया, I4 मैंने बता दिया, और P से क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज का मतलब क्या है कि हमने कुछ हिस्सा प्रोविजन में डाल दिया, हमारा 10,000 से 12,000 हो गया, 2,000 प्रोविजन ने क्या किया, हमारे प्रोविजन ने हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हमें बढ़ाने के लिए इसको क्या करना है, ऐड बैक करना है। वैसे भी प्रोविजन से हमारा कैश बाहर नहीं जाता, ये नॉन कैश आइटम है। तो फिर दोबारा से बताती हूँ ये वर्ड DLWIP, तो ऐसे याद कर लो कि D फॉर डेप्रिसिएशन, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, W फॉर जितने भी रिटर्न ऑफ है, जितने रिटर्न ऑफ है, पेटेंट्स है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हैं, तो आप P4 यहाँ पे एक और P भी लिख सकते हो, लिख लीजिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब हम प्रेफरेंस शेयर को क्या करते हैं, रिडीम करते हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स आ जाए चाहे डिबेंचर्स आ जाए, अगर हम प्रीमियम पर पे कर रहे हैं तो ये प्रीमियम जो है हमारा क्या है, लॉस है। कि अगर मान लो मैंने शेयर होल्डर को 1 लाख देना था जबकि मैं 1,10,000 दे रही हूँ, तो 10,000 हमारा क्या है, लॉस है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आ जाए या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स आ जाए, तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पहले आपको फिर दोबारा से ऐड वाली आइटम बताती हूँ, D फॉर डेप्रिसिएशन, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, W में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आ जाए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ आ जाए, वो आ जाता है। और I फॉर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, और P फॉर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमारा जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होता है तो इसके अंदर आता है। P फॉर ये भी समझ लीजिए, प्रोविजन और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये सारे जो हमारे क्या है, ये सारी प्लस वाली आइटम्स है। अब आपको मैं इसमें माइनस क्या होता है वो बताती हूँ, इसी एक्टिविटी के बारे में मैं बता रही हूँ। DLWIP याद रखना, आप इसको क्या कर देते हो, DLWIP को इसको हम ऐड करते हैं। अब मैं आपको अब एक ये बताने जा रही हूँ कि जब हम माइनस वाली आइटम्स है वो कौन सी होती है। पहले तो मैं आइटम लिखती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि एक कोड वर्ड इसके लिए भी मैंने बना रखा है। तो आप लेस लिखेंगे, लेस डिविडेंड रिसीव्ड। जो डिविडेंड रिसीव होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कभी कभी होने वाली इनकम है, तो उसका माइनस करेंगे। बच्चे कहते हैं मैम आप लेस क्यों कर रहे हो, इसका लॉजिक ये है, इन्होंने हमारे प्रॉफिट को क्या कर रखा है, बढ़ा रखा है। ये इनकम पहले से ऐड हो चुकी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो अब इसको हम माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, फिर I फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है वो क्योंकि और किसी चीज में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे मान लीजिए कंपनी ने कोई दूसरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट ले रखी है, तो वो पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ पड़े तो कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो ये आ जाएगा। अब P फॉर लिखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट स्लैश लिख दीजिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर जो हमें प्रॉफिट होता है वो इसके अंदर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब आपको मैं इसके लिए वर्ड लिखवा रही हूँ DRIP। जैसे कोई बंदा मान लीजिए बीमार हो जाता है तो
उसको पानी की कमी हो गई तो हम उसको क्या लगवाते हैं, ड्रिप लगवाते हैं, DRIP ड्रिप। तो यहाँ पर वर्ड यूज हो गया आपका ड्रिप। D फॉर डिविडेंड रिसीव्ड, R फॉर रेंट रिसीव्ड, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आ जाए या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो आप याद रख लो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने DLWIP ऐड करना है और DRIP ड्रिप क्या करना है, माइनस करना। तो ये सारा प्लस माइनस करके जो आएगा उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको याद होगा आपने जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो करी थी तो ये वाली आइटम्स ली होंगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मैंने इसकी शुरुआत कहां से की थी, इसकी शुरुआत की थी बेटा मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, किस तरह से उसको बिफोर टैक्स निकालते हो, वो नोट्स में बताऊंगी। उसके बाद आता है, लिखिए ऐड डिक्रीज इन CA, करंट एसेट अगर कम होगी, CA मतलब करंट एसेट, इंक्रीज इन CL, यानी कि अगर हमारी करंट एसेट डिक्रीज होगी उसको ऐड करेंगे, इंक्रीज इन CL, CL बढ़ेगी तो उसको माइनस करेंगे और लेस करेंगे हम इंक्रीज इन CA। अभी बताती हूँ क्यों, डिक्रीज इन CL। आपको याद होगा जैसे आपने इकोनॉमिक्स में क्या किया हुआ है, थ्योरी ऑफ डिमांड में, कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। जैसे हमने उल्टा रिलेशन किया था ना प्राइस और डिमांड में, सेम यही समझ लीजिए, करंट एसेट का उल्टा लिंक है। अगर वो बढ़ेगी तो माइनस होगी और कम होगी तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्या किया था, प्राइस अप होता है तो सप्लाई भी अप होती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी डाउन जाती है। तो यहाँ भी वही करंट लायबिलिटी, सीधा लिंक समझ लीजिए कि ये जब बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो उसको ऐड करना है, डिक्रीज होगी तो लेस करना है। लेकिन आपको फिर लॉजिक समझाते हैं इसके पीछे क्या है कि हम ऐसा डिक्रीज हो रही है तो क्यों हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए मेरा स्टॉक है वो पहले से कम हो गया, क्यों कम हुआ होगा, क्योंकि सेल होगी, तो सेल होने से हमारा कैश क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम इनफ्लो ऑफ कैश ही कर रहे हैं ना, तो ऐड कर रहे हैं डिक्रीज इन CA कि हमारा स्टॉक गया ना, हमारा कैश क्या हुआ है, कैश फ्लो कर रहे हैं हम, तो कैश बढ़ा है ना। डिक्रीज इन करंट एसेट से हमारा इनफ्लो हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और इंक्रीज इन CA का मतलब, मान लीजिए मैंने गुड्स खरीद ली तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। दोबारा सुनो, डिक्रीज इन CA से हमारा इनफ्लो ऑफ कैश होगा, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं, और इंक्रीज इन CA से हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं। सेम इसी तरह डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस क्यों होती है, मान लीजिए मेरे क्रेडिटर थे, मैंने उसको पैसा दे दिया, जब मैं उसको पैसा दूंगी, जैसे मान लो पहले 20,000 थे, अब 10,000 रह गए, क्यों, क्योंकि मैंने 10,000 की पेमेंट कर दी, तो आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ ना, तो डिक्रीज इन CL क्या होती है, माइनस होती है। फिर इसका रिवर्स क्या हुआ, इंक्रीज इन CL, हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मान लो हमने गुड्स खरीदी है तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। समझ आया, मीन्स कहने का करंट एसेट का उल्टा लिंक होता है, अगर वो कम होती है तो उसको ऐड करना है, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ जाती है तो उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन करंट लायबिलिटी का सीधा लिंक है, अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको ऐड कर दो, डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो समझ आया, इन्होंने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वो हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, करंट एसेट बढ़ेगी तो उसको माइनस करना है, कम होगी तो उसको प्लस करना है। लेकिन करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो उसको ऐड कर दो, कम हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, माइनस करेंगे। इसके बाद जो हमारा आंसर आता है प्लस माइनस करके, इसको कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब हम जब क्या करते हैं, टैक्स की पेमेंट करते हैं तो उसको लेस कर देते हैं, क्योंकि वो आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो हम लिखेंगे लेस टैक्स पेड। जो टैक्स पे करेंगे हम वो क्या करेंगे, वो माइनस कर देंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा तो उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे पेड, क्योंकि वो आउटफ्लो कैश है। समझ आ गया आपको कि हमने क्या करना है, प्लस माइनस करना है। कई बार क्या होता है कि कंपनी को टैक्स रिफंड भी हो जाता है, तो हम देखेंगे पेड कितना और रिफंड कितना हो, उसका डिफरेंस ले लेंगे, तो ये नेट
लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखिए नेट ऑफ टैक्स रिफंड। जो टैक्स वापिस आया है उसका नेट अमाउंट हमने यहाँ पर लेना है कि 50,000 है, मान लीजिए पेड 50,000 है और रिफंड 40,000 हुआ है, तो 10,000 अभी भी फालतू पे किए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसके नीचे आप लिख लीजिए, स्पेस नहीं है मेरे पास, इसका आंसर जो आएगा उसको कहेंगे नेट कैश फ्रॉम, लिख लीजिए नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेट कैश फ्रॉम, ये याद रखना, हम क्या बोलते हैं, नेट कैश फ्रॉम। अगर प्लस में आता है, अगर माइनस में आता है तो इसको कहते हैं यूज्ड इन, कौन सी एक्टिविटी है, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर तो पैसा बच रहा है प्लस माइनस करके तो इसको नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग तीन तरह की एक्टिविटीज होती है ना, अभी तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया है। अगर पॉजिटिव पैसा बचता है, पैसा बच रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है नेट कैश फ्रॉम कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर पैसा नहीं बचता मतलब माइनस में आंसर आ रहा है उसको नेट कैश यूज इन कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मैं अगली वीडियो में आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बताऊंगी और इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी आइटम आती है वो मैं बताऊंगी। पर अभी मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, जो मैंने आपको बताया सबसे बाद में बताऊंगी, ये नोट्स में बता रही हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी आप वहां पे स्पेस छोड़ के रखना जहां मैंने खत्म कराया है, क्यों, क्योंकि आपको अभी मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है वो लिखवाना है और मैंने फाइनेंसिंग में क्या होता है वो बताना है, ठीक है। तो अभी आप उसमें हाफ पेज छोड़ के रखना, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे करते हैं वो बता रही हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, नोट्स में क्या करते हैं, पहले लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर लिखते हैं बेटा अमाउंट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, करंट ईयर का हम क्या ले लेते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हम ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व, लॉजिक बताऊंगी पहले लिख लीजिए, ट्रांसफर टू रिजर्व। अब बच्चे पूछते हैं आप ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है उसमें से ही हम रिजर्व बनाते हैं। एप्रोप्रिएशंस जो होती है हम कब करते हैं, प्रॉफिट के बाद, तो उसने हमारे प्रॉफिट को क्या कर रखा है, कम कर रखा है। जैसे मान लो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पैसा हमने रिजर्व कर लिया, तो रिजर्व करने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो हमने नेट प्रॉफिट, क्योंकि बिफोर टैक्स लेना है तो बिफोर टैक्स लेना है तो हमने जो भी रिजर्व्स बना रखे थे उनको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, जो प्रपोज डिविडेंड है, जो अपने शेयर होल्डर को हम प्रपोज करते हैं डिविडेंड, जो प्रीवियस ईयर का है वो हमने पे करना है। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर आप क्या करोगे, इसमें ऐड बैक करोगे। क्यों, क्योंकि ये प्रपोज डिविडेंड भी कहाँ से लिया होगा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस से लिया होगा, नेट प्रॉफिट में से लिया होगा, इसलिए हमारे प्रॉफिट को क्या कर रखा है, कम कर रखा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। इसी तरह जो इंटरम डिविडेंड है वो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया जाता है, तो ये इंटरम डिविडेंड जो हम इस साल पे करते हैं, ये 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर किया जाता है। इंटरम डिविडेंड पेड जो है ये भी क्या हो जाता है, ऐड बैक होता है। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो भी हमारे डिविडेंड्स हैं, जो भी रिजर्व्स है, इन्होंने हमारे प्रॉफिट को कम कर रखा है, तो उसको बढ़ाने के लिए इसको क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं। इसी तरह जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है, कहाँ से बनाया होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही बनाया होगा ना, तो ये उसने हमारे प्रॉफिट को क्या कर रखा है, कम कर रखा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम ऐड बैक कर देंगे। यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स आपको अभी मैंने पेड भी बताया था, कहाँ पर दिखाया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में अब मैंने सबसे एंड में माइनस करवाया था, वो पेड होता है, ये मेड होता है। दोनों में क्या फर्क होता है, पेड होता है जो प्रीवियस ईयर का हमने पे किया वो होता है, मेड जो है वो हमने यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाया है, वहीं से चार्ज करा है, कुछ पैसा ट्रांसफर किया टैक्स में, तो उसने हमारे प्रॉफिट को कम किया था, हम उसको ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिए लेस रिफंड ऑफ टैक्स, अगर टैक्स रिफंड हो जाता है, वापस आ जाता है, तो हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, तो इसने इस इनकम ने हमारे प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा हमारा प्लस माइनस करके उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, ये जो अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, ये हम यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखेंगे। अब मैं आपको दो चार चीजें इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। क्या, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन में करंट एसेट्स दे रखी हैं। अब जब आप ये लिख रहे हो ऐड करते वक्त, जैसे आपको मैंने बोला ऐड इंक्रीज इन सीए डिक्रीज इन ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन सीए ऐड होती है, और लेस में क्या करते हैं, इंक्रीज इन सीए लेस होता है और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है ना, वही लेस होता है। तो मेरा कहने का मतलब करंट एसेट में आपको पता है कौन कौन सी एसेट आती हैं, पर अब कैश फ्लो के लिए मैं ये बता दूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो नहीं लेनी, क्योंकि वो ऑलरेडी ही किसमें है, कैश के अंदर है। तो आप जब वो ले रहे हो डिक्रीज इन सीए या इंक्रीज इन सीए, तब आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना, क्योंकि वो पहले से कैश में है। उसके अलावा आपको मतलब कहने का, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कैश इन हैंड है क्वेश्चन में, जैसे कैश एट बैंक है, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज दी हुई है, तो वो आपने इसके अंदर नहीं लेनी। किसमें नहीं लेनी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लेनी। ना तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी, ना ही वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी, ना ही वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। वो कब उसको यूज करना, वो मैं आपको जब हमारी तीनों एक्टिविटीज समझ आ जाएंगी, करवा दूंगी, तो उसको नीचे काम आता है। वो तीनों एक्टिविटीज के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस तरह से यूज होता है, ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस, वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगी जब तीनों एक्टिविटीज करवा दूंगी। इसी तरह करंट लायबिलिटी के बारे में मैं बता दूं, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वैसे तो करंट लायबिलिटी का पार्ट है, वो हमने नहीं लेना। इसका रीजन क्या है, या शॉर्ट टर्म लोन भी आ जाए, वो हमने नहीं लेना। इसका रीजन क्या है, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट है या शॉर्ट टर्म लोन है तो वो करंट लायबिलिटी, पर इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंस करने वाली बात है, कैश क्रेडिट भी फाइनेंस की बात है, या शॉर्ट टर्म लोन भी फाइनेंस की बात है, तो मतलब कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा है, तो वो करंट लायबिलिटी, पर हमने इसको करंट लायबिलिटी में कंसीडर नहीं करना। तो बेटा आज मैंने आपको ये सिखाया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन एक्टिविटीज होती हैं, एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगली वीडियो में मैं आपको दोनों एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो रहेगी वो समझाऊंगी, और जो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इससे रिलेटेड आपको मैं कुछ समझ करवाऊंगी। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.